ओके, सो ये जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो कौन से लेसन में से है, कौन से सब्जेक्ट में से? ज्योग्राफी में से। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का लेसन है और ये हमारे एनटीसी के हिसाब से ज्योग्राफी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किसका पार्ट है? सोशल साइंस का पार्ट है, जिसमें हमको 40 आउट ऑफ 40 मिलने के कंप्लीट चांसेस है। सो लेट अस नॉट बॉच दैट ऑप्शन। हमको ये 40 में से 40 चाहिए ही चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। ठीक है, मैप्स के बारे में है ये लेसन, लेकिन किस चीज के वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा है वो? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। जनरली मैप तो डिस्ट्रीब्यूशनल ही होता है, मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, कोई भी चीज पूरे एरिया के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कैसे डिवाइडेड है, कोई भी चीज, वो रेनफॉल हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, आयरन रिसोर्सेज हो सकते हैं, पावर रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी ज्योग्राफी में रिसोर्स है, अगर तुम उसको मैप के ऊपर बताते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने एरिया पे फैला हुआ है, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स मतलब क्या? जो भी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर रीजन में कोई रिसोर्स का, वो मैप के थ्रू तुम समझाते हो। एंड व्हाट इज अ मैप? पिक्टोरियल डिपिक्शन होता है। तो ये लेसन उसी के बारे में, मैप और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब वो जानने के पहले हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का, क्योंकि हमको दायरा तो पता चले कि हमारे लेसन्स कितने हमको कंप्लीट करने हैं और ज्यादा फोकस किस चीज पे है ये पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। तो हमारे को जो टोटल लेसन्स अवेलेबल हैं ज्योग्राफी में 9th स्टैंडर्ड से एनटीसी के लिए, तो वो है टोटल 12 लेसन। ठीक है, टोटल 12 लेसन है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो संख्या है तुम देख सकते हो पेज नंबर, अगर तुम इफ यू फोकस ऑन, तो लास्ट वाले लेसन का पेज नंबर कितना है? 88। मतलब 100 के अंदर ही टेक्स्ट बुक है, क्योंकि ग्लॉसरी 97 पे शुरू हो रही है। दैट मीन्स पूरा टेक्स्ट बुक कितने पेज का है? खाली 100 पेज का। ठीक है, हाँ वो बराबर है कि 100 पेज का है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारी भरे वाली है एक एक पेज पे। लेकिन ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, विद प्रॉपर प्रैक्टिस ये सब याद हो जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो पहला वाला है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। ये कौन से सेक्शन से है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल सा लेसन है, गिन के एक आधा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैंने तुमको बोला था एनटीसी का एक एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये लेसन से पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन एक मार्क के लिए कोई क्वेश्चन आ गया, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मुझे जब रिस्क कोई नहीं लेनी, तो तुम भी रिस्क मत लो। ये लेसन अच्छे से करो, उसको हल्के में मत लो। एक मार्क का क्वेश्चन कैन कम, ठीक है, एनटीसी के लिए। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है तुम्हारा, वो कितने लेसन्स का है? 6 तक। तो तुम देख सकते हो ये सभी कौन से सेक्शन में से है? फिजिकल ज्योग्राफी में से है। तो ये तुमको बहुत अच्छा इजी जाएगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी कैसा रहता है? साइंस के जैसा रहता है। मतलब इसमें खाली कैसा रहता है? कोई कंसेप्ट रहती है और वो कंसेप्ट क्यों होती है उसके बारे में होता है। जैसे कि प्रेसिपिटेशन का देख लो। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? बारिश या फिर स्नोफॉल। तो वो क्यों होता है, कब होता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा, ये साइंस की जैसा हो गया ना। तो टेक्निकली फिजिकल ज्योग्राफी कैसा है, तुमको बहुत आसान जाएगा। ये सेक्शन जो है ना 2 to 6, ये तुमको बहुत आसान जाएगा, क्योंकि ये साइंस के जैसे लेसन्स होते हैं, मतलब रीजंस एंड ऑल। तुमको बहुत मजा भी आएगा ये पढ़ने में। हाँ, यहाँ से थोड़ा बोरिंग होना शुरू हो जाएगा। जनरल ज्योग्राफी तुमको अच्छा जाएगा, मतलब इट्स जस्ट जनरल नॉलेज की जैसा है, तो तुमको ये भी ऑलमोस्ट लाइक 2 to 6 की जैसा इजी जाएगा। तुमको जो तकलीफ है, मतलब जो ज्योग्राफी की तकलीफ होती है प्लेसेस का और रिसोर्सेस का याद रखने के लिए, हाँ, दिस इज द सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो हार्ड जाएगा तुमको 8 to 12। क्योंकि ये कैसा है, साइंस जैसा नहीं रहता है, खाली फैक्ट होते हैं, मीनिंग समझ के लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट जाएगा 8 to 12, लेकिन हम लोग वो भी ट्रिक के जरिए हम लोग वो याद करने का कुछ ना कुछ तो लॉजिक जुगाड़ लगा लेंगे। तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये सब्जेक्ट की। हमको आउट ऑफ मार्क इसके जरूर मिलने वाले हैं, खाली ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अभी शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप से। और आज तो ये कंप्लीट करके रहना है, क्योंकि हमारा फिर नेक्स्ट सेक्शन हमारा शुरू हो जाएगा, कौन सा? वो फिजिकल ज्योग्राफी वाला। तो हमको ये नेक्स्ट सेक्शंस के लिए पहले ये निपटाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। तो मैप्स पे जाने के पहले लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैप होता क्या है। तुमको तो पता है, वो कोई भी एक पिक्चर रहता है, तुम बोलते हो हाँ ये मैप है, लेकिन तुमको कैसे पता कि वो मैप है? ठीक है, वो तो तुम देख के बोलते हो, लेकिन उसका एक थोड़ा डेफिनेशन तो होना चाहिए ना। किसी ने अगर हमको पूछ लिया मैप क्या होता है अभी, तो हम क्या बोलेंगे? मैप मैप होता है। क्योंकि हमको डेफिनेशन कहाँ पता है, हमको पता है कि वो दिखता कैसे है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है, राइट? तो लेट अस गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट। तो मैप क्या होता है? सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्लेस होता है। क्या होता है?
सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्लेस, मतलब सिंबल के जरिए एक आधी प्लेस का अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं सिंबल्स के जरिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। ठीक है, किसी प्लेस का सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ मैप। अब मैप का जो डेफिनेशन तो हमने याद कर लिया, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्लेस, लेकिन उसमें जो सभी मैप्स होते हैं उनको क्या बोले जाते हैं, थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। सभी जितने भी मैप्स हैं हमारे पास उनको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि थीमेटिक मैप क्या होता है, व्हाट इज अ थीमेटिक मैप। सभी मैप थीमेटिक मैप ही होते हैं एक्चुअली, बट थीमेटिक मतलब क्या। तो इसमें का ना, ये वर्ड तुमने एक्चुअली सुना हुआ है लेकिन तुमको खाली ध्यान में नहीं आ रहा है। तुमने वो अपने स्कूल में जब एक्टिविटीज होती हैं तो एटलीस्ट तुमने ये वर्ड तो सुना ही होगा बार बार, थीम। ठीक है, थीम फॉर सॉफ्ट बोर्ड, थीम फॉर वो प्रोग्राम, जो भी कुछ तुम्हारा कचरा होता है सुबह असेंबली के पहले वो प्रोग्राम एंड ऑल, वो सभी में इसके कुछ ना कुछ तो थीम रहती है ना, वो इवेंट्स की वगैरह वगैरह। तो थीम मतलब क्या होती है, सेंट्रल आइडिया, करेक्ट। तो थीमेटिक मैप मतलब क्या, कोई थीम पे बेस्ड। थीमेटिक मैप का मतलब ही होता है कि वो मैप किसी थीम पे बेस्ड है, मतलब उसका कोई एक कोर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो मैप बनाया गया है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थीमेटिक मैप बोलते हैं। मैप क्रिएटेड ऑन अ थीम, और वो कौन सी थीम हो सकती है, तो वो थीम तुम यहाँ पे देख लो, ये वाले इसमें से। तो वो कौन सी थीम हो सकती है, पॉपुलेशन की थीम हो सकती है, या फिर रेनफॉल की थीम हो सकती है, या फिर एपिडेमिक की थीम हो सकती है। अब पॉपुलेशन की थीम का मतलब क्या, पॉपुलेशन अगर थीम ले ली इसका मतलब ये होता है कि वो थीमेटिक मैप किसके ऊपर बेस्ड होगा, पॉपुलेशन पे बेस्ड होगा। मतलब वो किसी एरिया का पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन मैप होगा वो, एक तो कंट्री का होगा या फिर कोई स्टेट का होगा, परबनी का भी हो सकता है, कोई विलेज का भी हो सकता है। मैप मैप होता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन उसकी कोई एक थीम होती है। ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन के मैप में उन्होंने आयरन रिसोर्सेज भी जोड़ दिए हैं, बाकी का भी कुछ जोड़ दिया है, और एक पूरा कचरा बना के सपोज एक खिचड़ी के जैसे एक मैप बना के तुमको दिया हुआ है, पढ़ लो बोल के। वैसा नहीं रहता। जनरली कोई थीम होती है, सेंट्रल थीम। वो थीम के अलावा उस मैप पे कुछ नहीं होता। जैसे कि रेनफॉल का अगर मैप है ना, तुमको उसमें पॉपुलेशन का मैप उसमें घुसेड़ के नहीं देंगे। वो हमेशा क्या करेंगे, रेनफॉल का मैप अलग दिखाएंगे तुमको, और तुम्हारे को पॉपुलेशन का मैप अलग बताएंगे। ये क्यों करते हैं, वो एक में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, अलग अलग क्यों करते हैं वो इसलिए क्योंकि पढ़ने में आसानी जाए। खिचड़ी जितनी ज्यादा होगी वो नॉलेज की, तो हमको समझने में आसानी नहीं जो होगी, हमको हार्ड जाएगा वो, इसलिए हम क्या करते हैं, मैप्स को डिवाइड करते हैं। मतलब पॉपुलेशन का मैप अलग, रेनफॉल का मैप अलग, और इन्हीं मैप्स को क्या कहा जाता है, थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो मैप है, तो ये रेनफॉल का मैप है। देखो उन्होंने क्या किया है, कलर कोड के जरिए बताया गया है कि इंडिया के अंदर ज्यादा बारिश किधर होती है और सबसे कम बारिश किधर होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश वाली मतलब कौन सा है, एक्स्ट्रा डार्क ब्लू है। तो ये सबसे पहले जान लो कि ये तो एक मैप है, लेकिन ये इसकी थीम क्या है, रेनफॉल इज द थीम। तो ये हमारी थीम है। तो ये कौन सा मैप हो गया, थीमेटिक मैप हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक थीम पे बेस्ड है। तो क्या थीम है ये मैप की, रेनफॉल थीम है, राइट। और ये कौन से रीजन का मैप बता रही है, इंडिया का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली इट्स अ मैप। मैप तो है क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्लेस का, और प्लेस का नाम क्या है यहाँ पर इस मैप में, इंडिया। नाउ फोकस देखो, ज्यादा जो रेनफॉल है उसके लिए कौन सा कलर यूज किया हमने, एक्स्ट्रा डार्क ब्लू यूज किया है। और वो कहां पर है, तुम देख सकते हो, मैं हाईलाइट करता हूँ। दिस इज द रीजन कि जहाँ पे एक ज्यादा डार्क ब्लू पैच यूज किया गया है। देन द अपर रीजन्स आल्सो, एंड यहाँ का एक सपोज अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल वो रीजन, मेघालय वगैरह नीचे नीचे का भी रीजन हमने अच्छा खासा हाईलाइट किया हुआ है। और इधर का एक देख लो, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे वाले एरो को, बिकॉज हे भगवान सभी मिट गया। ओके, लेट मी हाईलाइट इट अगेन। तो ये वाला एक, दिस वन, ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला, एंड हाँ, इसको हाईलाइट करने के चक्कर में सब गायब हो गया। ओके, तो ये था वो, ठीक है। मतलब इधर का जो अपना एक ब्रांच है अंडमान निकोबार वाला, तो ये थोड़ा सा गलत हाईलाइट हो गया। लेट मी हाईलाइट इट अगेन। ये पूरा रीजन, हाँ, नाउ इट इज करेक्ट। तो ये पूरे जितने रीजन्स मैंने बताए हैं, ये कौन से रीजन्स है, इंडिया के सबसे हाई रेनफॉल रीजन्स। और ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि जितना डार्क कलर होगा उतनी ज्यादा रेनफॉल होगी। तो ये सभी रीजन्स कैसे हैं, हाई रेनफॉल रीजन्स है। और वैसे हम लोग लो रेनफॉल रीजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी मैप के ऊपर से। जितना व्हाइट कलर है वो क्या होगा, कम रेनफॉल वाला, राइट। तो ये सेक्शन देख लो, ये वाला सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन, ये हमारा राजस्थान का सेक्शन है, गुजरात के ऊपर का। सो गुजरात वाला तो ये पार्ट है,
एंड गुजरात के ऊपर से ऑलमोस्ट गुजरात के हाफ से राजस्थान का एक व्हाट आई कैन से वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात, ये ऐसा पूरा रीजन मिला के हमारा लो रेनफॉल रीजन है इंडिया का, प्लस दी अपर पार्ट्स, यहाँ पे भी बारिश का जो रेनफॉल है हमारा बहुत कम है। यू माइट थिंक इट्स जम्मू कश्मीर, फिर वहां पे बारिश कैसे कम हो रही है? क्योंकि टेक्निकली इट्स जम्मू कश्मीर, वहां पे बारिश नहीं स्नोफॉल होता है एंड दिस मैप इज ऑफ रेनफॉल, ठीक है? तो वहां पे बारिश दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि बारिश नहीं होती, वहां पे क्या होता है? स्नोफॉल होता है। तो ये जस्ट एक थीमेटिक मैप है, मतलब जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैप पे से क्या क्या हम समझ सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर ना तुम तैयारी रखो कि कोई भी तुमको एक आधी बार एक मैप दे सकते हैं कोई भी चीज, किसी भी चीज का, और उसके ऊपर एक 1 मार्कर क्वेश्चन तुमको पूछेंगे। कुछ नहीं, खाली तुमको क्या करना है, उस मैप में जाना है और वो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि बाबा इसका आंसर क्या है, फिर उसका आंसर क्या है, एंड दे विल गिव यू द नेम ऑफ द रीजंस आल्सो। यहाँ पे कैसा है, पूरा ब्लैंक मैप है, लेकिन अगर उनको देना था ना तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते सपोज वेस्टर्न महाराष्ट्र, सॉरी वेस्टर्न इंडिया, और यहाँ पे लिखते सपोज लेटर से राजस्थान, और फिर तुमको क्या पूछते, फाइंड आउट रीजन फ्रॉम द मैप विच सपोज लेटर से सबसे कम रेनफॉल जहां पर होती है, तो वो तुम इजीली आंसर क्या लिख देते हो उसका, राजस्थान। हेंस तुमको 1 मार्कर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, मैप को खाली पढ़ना है और उसका आंसर देना है, वेरी सिंपल, इवन अ किड फ्रॉम 5th 6th कैन डू इट, ठीक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब उसके टाइप्स देखते हैं। जो थीमेटिक मैप होता है, थीमेटिक मैप मतलब क्या, कोई थीम पे बेस्ड, तो उनके टाइप्स होते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, तो वो तरीके देख लेते हैं। अब उसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स को डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स है ना ये, वो स्टार्टिंग का लेसन का नाम ही तो वैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशनल मतलब क्या, कि जो जितनी भी रीजन के अंदर वो जो चीज जिसके ऊपर तुम बना रहे हो, वो जो जिसके ऊपर तुम मैप बना रहे हो, वो रिसोर्स, वो रेनफॉल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पूरे एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी मैप को जब तुम बनाते हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स मतलब ही थीमेटिक मैप्स होते हैं, ठीक है? तो वन एंड द सेम वर्ड, कंफ्यूज मत करो, थीमेटिक मैप्स मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, ठीक है? अब उनके टाइप्स क्या हैं, थीमेटिक मैप्स के टाइप्स क्या हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के टाइप्स क्या हैं? तो हमारे पास जो पहला है दैट इज कॉल्ड एज डॉट मेथड, ठीक है? डॉट मेथड का एक मैप होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, सभी जो तुम्हारा मैप है वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डॉट से, तो वो देख लेंगे वो क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए उसका वर्ड तो याद रखो, क्या, डॉट मेथड। दूसरा कौन सा है, क्लोरोप्लेथ मेथड, ठीक है? क्या है, कोरो, ठीक है? क्लोरो नहीं है, वो क्लोरो नहीं है, एल नहीं है उसके अंदर, कोरो, कोरो, CHORO, वो तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी की जैसा रहता है ना, कलर रिलेटेड। 10th वालों को ज्यादा जनरली पता होगा ये, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया है ये ऑलरेडी, वो क्रोमेटोग्राफी का मेथड, ठीक है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स, तो वही चीज इसके अंदर भी है। कोरो मतलब क्या, क्रोमेटोग्राफी के जैसा वर्ड है ये, और कोरो मतलब क्या रहता है, क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है, कलर रहता है, सो कोरो भी क्या होगा, कलर होगा। कोरो क्या है, प्लेथ, कोरोप्लेथ मेथड, मतलब प्लेथ मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन, और कोरो मतलब क्या, कलर से, तो कलर से इंफॉर्मेशन बताते हैं हम लोग। तो तुम देख सकते हो ये मैप कैसा है, पूरा रंग बिरंगी है, तो हर एक टाइप का कलर यूज करके हम लोग ये मैप बनाएंगे। तो कलर बेस्ड मैपिंग मेथड इज कॉल्ड एज कोरोप्लेथ मेथड। कोरो का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है? कलर वाले मैप्स। डॉट वाले वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, डॉट मतलब क्या रहता है, डॉट, फुल स्टॉप, ठीक है? तो डॉट से बताने का मैप। और लास्ट वाला है आइसोप्लेथ मेथड। तो प्लेथ का तो पता है हमको, इन्फॉर्मेशन, प्लेथ मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रहे हैं। अब स्टार्टिंग के वर्ड का मीनिंग देख लो, आइसो, आइसो मतलब क्या रहता है, सेम। इफ यू रिमेंबर आइसोट्रोपिज्म, आइसोमेरिज्म, तो आइसो मतलब क्या रहता है, आइसो मतलब सेम होता है, उसका इंग्लिश वर्ड आइसो मींस सेम। तो इसमें सेम क्या होता है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये दोनों का इंफॉर्मेशन हमको स्टार्टिंग में लगेगा, तो इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। फिलहाल के लिए एटलीस्ट वर्ड्स ध्यान में रखते हैं। पहले मैप का मतलब क्या, नाम क्या है, डॉट मेथड। दूसरा कोरोप्लेथ मेथड। तीसरा आइसोप्लेथ मेथड। तो चलो डॉट मेथड से शुरुआत करते हैं। अब डॉट मेथड में क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। सबसे पहला डॉट मेथड मतलब क्या, जिसमें डॉट के जरिए इंफॉर्मेशन बताते हैं। अब ये डॉट मेथड किससे हम लोग बनाते हैं, तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल डेटा, कुछ डेटा होता है उसके ऊपर से तो तुम मैप बनाते हो ना। क्या ऐसा कि मैप लेने का अंजुम को जहां पे डॉट मारने का डॉट मार दो, ऐसा नहीं रहता, ठीक है? तो व्हाट दे डू, दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं,
पहले डेटा जमा करते हैं सर्वे के थ्रू, लॉट्स ऑफ तुम्हारे गवर्नमेंट डेटा होता है उनके थ्रू, तो एजेंसीज के थ्रू हम लोग सर्वे के थ्रू ये डेटा जमा करते हैं। उसी डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं, मतलब जो सर्वे के थ्रू जमा किया है। और उस सर्वे के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, वो मैप बनाने का ट्राई करते हैं। तो जो भी हमारे मैप्स बनते हैं वो अंदाजा नहीं बनते हैं, उसके पीछे इंफॉर्मेशन होती है। तो क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर इंफॉर्मेशन है तो मैप क्यों बनाने का, वो इंफॉर्मेशन से पढ़ लेंगे ना जो भी चाहिए हमको, वो मैप क्यों बनाने का। मैप इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो दिखने में आसान जाता है और ऊपर से इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी समझ में आती है। अगर कोई टेबल दे दिया और कोई इमेज दे दी मैंने तुमको, इमेज जल्दी ज्यादा समझ में आती है ह्यूमंस को, इसलिए तो तुम्हारे को माइंड मैप्स वगैरह यूज किया जा रहा है, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाए। हमने जो मेथड बदली है हिस्ट्री के लिए, वो इसलिए तो बदली है ना, क्योंकि स्टेटमेंट याद नहीं रहते, लेकिन वो जो इमेज है दिमाग में छप जरूर जाता है। इसलिए मैप्स इतने कारीगर मेथड है। वेनेवर वी टेक इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग मैप्स फिर भी क्यों तैयार करते हैं, इतनी मेहनत क्यों लेते हैं, क्योंकि मैप्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है इजीली अंडरस्टैंड होती है और इंटरप्रेट भी होती है। नेक्स्ट चीज, ओनली डेटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज यूज्ड। तो ठीक है, वो वही मतलब है कि बाबा सर्वे के थ्रू जो डेटा जमा किया है काउंटिंग के थ्रू वही यूज करते हैं, बाकी कोई डेटा नहीं लेते, मतलब मन से कुछ नहीं करते, इतना उनको बोलना। थर्ड वाला, डॉट्स यूज टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप। ये तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना कि डॉट मेथड मतलब क्या, कि ऐसा मैप जो डॉट से बना रहे हैं, वो तो हमको जन्मों से पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड से वही देख रहे हैं हम लोग। सो दैट थर्ड पॉइंट इज नॉट इवन नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि डॉट साइज किसके ऊपर डिटरमिन करेगा। तो जो डॉट का जो साइज होता है वो डिटरमिन करता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज पे। तो ये ट्रिक मैं तुमको बोलता हूँ, एग्जाम के अंदर ना वो ये क्वेश्चन तुमको जरूर पूछेंगे कि जो तीन मैप्स है ना, वो कोरो प्लेथ मैप, फिर आइसोप्लेथ मैप एंड डॉट मेथड, तीनों मैप के लिए पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, और पहला स्टेप सबके लिए सेम है, वो क्या है कि उनके हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज पे से कैलकुलेशन होता है, वो तो सबको सेम है। तो मतलब तुमने जो ये डेटा जमा किया है ना, ये पहले के स्लाइड वाला जो तुमको अभी मैंने बताया था कि ये जो डेटा तुमने जमा किया है जिसके ऊपर से मैप बना रहे हो, उसमें के सबसे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज लेते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उसके थ्रू ये मैप बनाया जाता है। अब वो कैलकुलेशन कैसे होते हैं, क्या क्या मेथड्स है उसके अंदर, वो तुमको नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो कहाँ पर थे हम लोग, अच्छा हाँ, डॉट मेथड पे थे। तो एग्जाम के अंदर ना वो तुमको क्या पूछेंगे कि ये जो उसका फर्स्ट स्टेप है तीनों मेथड्स का, तो वो क्या रहता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है वो क्या रहता है कि वो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये जो तुमने पहले स्टेप में जो यूज किया है दिस इन्फो, द स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमने जमा किया है, उसका हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज तुम यूज करते हो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट तुम्हारा फर्स्ट मेथड फॉर एवरी मैप। सेकंड, साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब जो तुम डॉट लगाते हो ना उसके ऊपर उसकी साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का साइज तुम बड़ा रख रहे हो किसी का छोटा रख रहे हो, ठीक है। लेकिन एक तुमको ध्यान में रखना है, कोई मैप में हो सकता है कि दो साइज के मैप हो, दो साइज के सर्कल हो, या फिर तीन साइज के डॉट्स हो, इट डिपेंड्स। लेकिन कैसा है, जो भी तुमने लिया है, मतलब मान लो सपोज तुम इतना छोटा सर्कल यूज कर रहे हो फॉर शोइंग कि 5,000 की पॉपुलेशन, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अगली बार इतना बड़ा सर्कल यूज कर रहे हो 5,000 की पॉपुलेशन बताने के लिए। 5,000 के लिए तुमने इतना डिसाइड किया है ना, तो तुमको उतना यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैप्स में तुम अलग अलग टाइप के डॉट्स यूज कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तुम हर बार शेप नहीं चेंज कर सकते। 5,000 के लिए तुमने एक सर्कल डिसाइड किया ना, एक डॉट कितना साइज होना चाहिए वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जो साइज ऑफ द डॉट है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब उसका एक मैप का एक जस्ट टाइप देख लेते हैं क्योंकि उसके बिना समझ भी नहीं आएगा। तो देखो, ये वन ऑफ द डॉट मेथड्स का एक एग्जांपल है, ठीक है, ये डॉट मेथड का मैप है। तो तुम देख सकते हो बहुत सारे डॉट्स है इसके अंदर ये वाले, लेकिन वो जो नेक्स्ट पॉइंट था कि सबका साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसे छोटे छोटे डॉट्स भी हैं और थोड़े बड़े वाले भी डॉट्स हैं, राइट, ये वाले पर्टिकुलरली। अब इसका क्या मतलब है, व्हाई टू हैव दीज, मैंने क्या बोला, तुमने जैसे कि यहाँ पे देख लो 1 लाख के लिए उसने एक साइज
डिसाइड कर ली, राइट? तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ये बड़ा वाला सर्कल निकाल के तुम बोलोगे कि वो 1 लाख के लिए, ये ऐसा अलाउड नहीं है। वो मीनिंग है वो पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट का। तुमको कितने भी तुम्हारे को कितने भी डॉट चलते किसी भी साइज के, लेकिन पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए तुमको एक ही डॉट यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, ठीक है? हर बार तुम चेंज नहीं कर सकते तुम्हारे शेप को। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेकंड पॉइंट। ओके, कुछ प्रिकॉशंस है वो देख लेते हैं। और क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन अ मैप। हाँ ठीक है, ये पॉइंट कुछ समझाने जैसा है नहीं, जस्ट फालतू का वो इतना ही बता रहे हैं कि मैप बनाते वक्त तुम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो। अरे पूरा मैप ही डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, उसको चेक क्या करने का? वो तो हम चेक ही कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज, ये तो जस्ट बेतु का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमको समझने की जरूरत भी नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन डॉट से बताई जाती है और अर्बन पॉपुलेशन सर्कल से बताई जाती है। तो वेरी सिंपल, क्या बोला है उन्होंने? रूरल पॉपुलेशन किससे बताओ? डॉट से बताओ। मतलब अगर तुम एक ही मैप में रूरल पॉपुलेशन बता रहे हो, रूरल मतलब क्या? जो गांव में रहती है, और अर्बन पॉपुलेशन मतलब जो शहरों में रहती है, दोनों चीज अगर तुम एक ही मैप के ऊपर बता रहे हो, तो उसको कैसे बताना है तुमको? विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स। डॉट्स के लिए क्या यूज करना है? रूरल पॉपुलेशन। और अर्बन पॉपुलेशन किससे बताओगे? सर्कल से बताओगे। तो ये एक एग्जाम में ये 100% आने के चांसेस है, ध्यान में रखो। रूरल पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड अर्बन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, मोस्ट सुटेबल फॉर दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन। ये जो मेथड है, डॉट मेथड का जो मैप होता है, वो कौन सी चीज के लिए ज्यादा कारीगर है? मतलब किस चीज के वक्त हम लोग ये मैप यूज करेंगे? 3 मैप्स है ना हमारे पास, कोरो है, फिर बाद में वो आइसो है, फिर बाद में डॉट है। तो तीनों मेथड में से डॉट मेथड कब यूज करना सबसे ज्यादा कारीगर कब है? तो वो सबसे ज्यादा कारीगर तब है जब कोई वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस जो वैल्यू तुम कंसिडर कर रहे हो, जिसका जिसका तुमको मैप बनाना है, तो वो वैल्यू फ्रीली स्कैटर्ड है। मतलब एक रीजन के ऊपर ना ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि सपोज इतना बड़ा रीजन है, सपोज ये बॉक्स के इतना, और वो पूरा एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है सपोज। तो इस मेथड में हम लोग डॉट मेथड यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें खाली डॉट एक ही जगह पे आ जाएंगे, हमको क्या पता चल रहा है कि वहां पे कितने सपोज वो रिसोर्सेस है भी कि नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा रीजन ऐसा है, ये वाला, और फिर बाद में पता नहीं यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तुम्हारे जो वेरिएबल जिसको भी तुम गिन रहे हो, तो उस वक्त ये मेथड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे वक्त तुम यूज मत करो, वो बोल रहे हैं कि अगर सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इक्वली, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली है तुम्हारा रिसोर्स, तो तुम जरूर ये मेथड यूज करो, उसके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि इसमें से आइडिया आ जाएगा ना हमको कि एग्जैक्टली कहाँ पर कितना रिसोर्स है। इस पे से खुद पता ही नहीं चल रहा, एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इस रीजन में मान लो सपोज 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, हमको क्या पता चल रहा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना है? इसलिए ये मेथड कब यूज करनी है? ओनली इफ तुम्हारा जो वेरिएबल जो तुम मतलब जो जिसके ऊपर मैप बना रहे हो वो फ्रीली स्कैटर्ड होगा, तो फ्रीली स्कैटर्ड ओवर अ रीजन, फैला होना चाहिए, फैले वाला। अब ये एक डॉट मेथड है, डॉट मेथड का एक मैप है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? तो तुम्हारे को पहला वाला क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्वेश्चन वो आएगा कि डॉट मेथड कब यूज करने की? जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीली स्कैटर्ड हो। दूसरा क्वेश्चन तुमको ये पूछेंगे कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, तो अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन किस चीज से बताते हैं? तो रूरल पॉपुलेशन डॉट से बताते हैं, अर्बन पॉपुलेशन सर्कल से बताते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आया तुमको, तो वो ये पूछेंगे, एक मैप देंगे जैसे कि ये है तुम्हारे सामने, और ये इस किस्म का क्वेश्चन पूछेंगे तुमको, ये जो इधर वाला जो दिख रहा है ना, वो वाला। अब उन्होंने क्या बोला है? नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। तो देखो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये किसके हैं? रूरल पॉपुलेशन के हैं, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन। और बड़े बड़े किससे बताया हमने? सर्कल से बताया है, तो वो किसके हैं? सिटीज के हैं, मतलब अर्बन शहरों के। तो शहरों के पॉपुलेशन सर्कल के साइज के हिसाब से पॉपुलेशन है। छोटा सर्कल मतलब 50, थोड़ा बड़ा मतलब लाख, और सबसे बड़ा मतलब 5 लाख। और हमको किस चीज का पूछ रहे हैं? कि प्लेस का जगह बताना है, जगह बताना है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख हो, ठीक है, 1 लाख। 1 लाख के लिए सर्कल कौन सा है? ये वाला। देखो डेफिनेटली ये तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सर्कल है।
अब बचे कितने हमारे पास 3 सर्कल्स, उसमें से भी ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है और ये मीडियम साइज का है, ठीक है, थोड़े से ऊपर वाला सबसे छोटा कौन सा, अच्छा ये वाला, ठीक है, सुरजी वाला। और यहाँ पे जो हमको क्या पूछा है, 1 लाख वाला, तो 1 लाख वाला सर्कल कौन सा होता है, जो सेकंड बड़ा है, और सेकंड बड़ा कौन है, ये है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, वरुण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप इज वरुण। वेरी सिंपल। क्या खाली तुमको सर्कल कंपेयर करना था। हाँ थोड़ा मुश्किल जाएगा तुमको, क्योंकि सब एक जैसे तुमको लग रहा होगा, बट इफ यू वॉच इट क्लोजली ये तो जल्दी से समझ में आ जाता है। खाली इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों में से अलग कौन सा है, तो तुमको थोड़ा सा अच्छे नजरों से देखना पड़ेगा और आंसर तुम्हारा डेफिनेटली निकल जाएगा। अब उसी मैप के ऊपर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, वो देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पेयर्स या फिर स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बहुत ही पॉपुलेशन जहां पे कम है, ऐसा पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा मैप कौन सा है, तुम देख सकते हो जहां पे भी तुमको डॉट्स कम मिलेंगे, दैट इज योर आंसर। और वो डॉट कहां पे कम मिल रहे हैं, ये वाले रीजन में। तुम देख सकते हो ये वाले रीजन में डॉट्स बहुत ही कम है, करेक्ट। तो दैट इज योर रीजन, यहां से लेके सॉरी, तो दिस इज योर रीजन कि जहां पे पूरा तुम्हारा पॉपुलेशन कम है। तो वेरी सिंपल, डॉट कम मतलब वहां पे स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरी सिंपल। अब ये तुम्हारा डॉट का पूरा मैप है इस टाइप का। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट मैप। तो ये जो मैप है ना डेंसिटी का, तो ये पॉपुलेशन बेस्ड है, लेकिन ये कैसे बताया है, कलर के थ्रू बताया है। इसमें डॉट्स बताए क्या, इसके जैसे पहले के मैप के जैसे, ये ऐसे डॉट्स बिल्कुल नहीं है। तो ये वाले मैप मतलब कौन सा रहता है, कलर वाला, इसको क्या बोलते हैं, कोरोप्लेथ। इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल जाती है ये देखने, यहाँ पे कैसा डॉट डॉट से कुछ समझ में नहीं आता, कंपेयर भी करना पड़ता है डॉट का कितना क्या, कैसा किसका साइज है, कितनी वैल्यू होगी। लेकिन ये पूरे रीजन का बताता है, और वो भी खाली कलर से। और कलर तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तुम देख सकते हो एक ही कलर का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे, हाई लो करके। तो वेरी सिंपल। अब वही हम लोग मैप पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, कोरोप्लेथ। क्लोरो नहीं है, अपने को क्लोरीन की इतनी आदत है साइंस की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से हमेशा इसको बच्चे क्लोरो ही बोलता है। क्लोरो नहीं है, वो क्या है, कोरो है, कोरोप्लेथ मेथड। तो चलो देखते हैं क्या है कोरोप्लेथ। कोरोप्लेथ मेथड में क्या है, मैप शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर। तो वेरियस कलर के क्या करते हैं हम लोग, शेड्स यूज करते हैं या फिर टिंट्स यूज करते हैं। शेड मतलब ही टिंट्स। तो तुम देख सकते हो एक ही कलर कौन सा लिया है उन्होंने, पिंक लिया है, और पिंक का खाली वेरिएशन किया है, मतलब डार्क पिंक से लेके लाइट पिंक तक उन्होंने कलर यूज करके उन्होंने क्या किया, ये मैप बनाया है। तो इन द सेम वे क्लोरोपेथ जो कोरोप्लेथ जो मैप होता है, मेथड होती है, तो मैप कैसा रहता है, वो शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। अलग अलग कलर का, एक ही कलर हो भी सकता है या फिर डिफरेंट कलर्स भी हो सकता है। इट डिपेंड करता है कि तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूशन कितना बताना है। अगर रीजन छोटा हो ना तो एक कलर से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इतने अलग अलग टाइप के कलर्स यूज करने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। खाली कलर नहीं बोला, क्या बोला है, कलर्स बोला। तो एक सिंगल कलर भी हो सकता है वो, या फिर मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उसमें का, उसमें शेड्स देखते हैं, शेड्स। तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। किस बारे में है ये, डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं वो, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का डेंसिटी पॉपुलेशन बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोप्लेथ मैप। तो कलर के हिसाब से यू कैन मैच, जिसका सबसे डार्क पिंक है उसकी उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जिसका भी सबसे डार्क है, जैसे कि अमरावती का एक है, फिर बाद में अचलपुर का है, तो इनके जो डेंसिटीज हैं वो किसे हैं, बहुत हाई है। अब मेथड्स क्या है, स्टेप्स क्या है, अगर ये मैप बनाना है तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो कॉमन है, मैंने तुमको बोला था, फाइंड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज। लेकिन उसका कैलकुलेशन हमारे को फॉर्मूले नहीं दिए वाले, वो स्टैटिस्टिक्स में आता है। हमारे को लेसन में खाली मैप्स के टाइप बता रहे हैं, तो ये कैलकुलेट एक्चुअली कैसे करते हैं उसके कैलकुलेशन, वो हमारे को सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। खाली पढ़ेंगे क्या कि पहला स्टेप क्या होता है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जो हमने डेटा सर्वे से निकाला है ना, उसमें कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज पहले फाइंड आउट करने का, उससे मैप बनाने का। लेकिन इसमें मेथड थोड़ी सी अलग है। हम क्या करते हैं, इसमें क्लासेस बनाते हैं, 5 से 7 क्लासेस बनाते हैं हम लोग इसमें। अब ये क्लासेस का क्या नाटक है,
तो तुम यहाँ पे थोड़ा फोकस करो इस मैप के ऊपर जो अभी अमरावती का देखा था। यहाँ पे तुमको ये नीचे वाला टेबल दिख रहा है, ये वाला पिंक वाला, तो यहाँ पे बहुत सारे डेंसिटी के अलग अलग वैल्यूज है और इसके यही चीजों को क्लास बोला जाता है। मतलब इसने क्या किया है, डेंसिटी जितनी थी अमरावती की वो चार कितने 5 क्लासेस में डिवाइड की है। पहला क्लास कौन सा, 100 से कम, फिर 101 to 200, 201 से 300, 301 से 400 और 400 से ज्यादा। तो ये क्या है, यही क्लासेस है तुम्हारी, इसी को क्लासेस बोलते हैं। और ये कब तैयार करते हैं हम लोग, वो इनिशियल वैल्यूज फाइंड आउट होने के बाद। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग क्लासेस बनाते हैं। तो मिनिमम कितने क्लासेस बनती हैं ये पर्टिकुलर मेथड में, 5 से लेके 7 तक। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार 5 ही बनाए या फिर हर बार 7 ही बनाए। इट चेंजेस, 4 भी हो सकते हैं, कभी कभार 8 भी हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड, ईच क्लास असाइन टिंट ऑफ सेम कलर और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न। तो हर एक क्लास को एक खुद का कलर मिलता है, एक टिंट। टिंट मतलब क्या, खुद का एक शेड मिलता है, उनका एक ही कलर का शेड। या फिर अगर कलर नहीं है अवेलेबल तो कौन से इसमें देते हैं वो, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न। तो वो दोनों देख लेते हैं। कलर का तो तुमको अभी बताया मैंने मैप, ठीक है, ये कलर वाला मैप है जो तुमने अमरावती का देखा, ये कलर वाला मैप है। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न दिया तो वो कैसा रहता है, ये वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न यूज किया है। नाउ क्वेश्चन ये है, तुम सोचोगे कि कलरफुल इतना अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट काय को बनाने का, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी काय को बनाने की, वो तो पूरा बोरिंग हो जाएगा। तो वो इसलिए क्योंकि जब तुम प्रिंट कराते हो, टेक्स्ट बुक जब प्रिंट कराते हो, तो कलर पेजेस प्रिंट करने के लिए कॉस्ट ज्यादा जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट में कम रहती है। इसलिए तुमको ध्यान में रखना है कि दोनों टाइप के मैप्स प्रिंट कराए जाते हैं, कलर मैप भी प्रिंट कराए जाते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न वाले भी, सो दैट इसमें इंक कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला, शेड्स बिकम डार्कर विथ इंक्रीजिंग वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डार्कर शेड्स किसके लिए यूज करते हैं, हाईएस्ट वैल्यूज के लिए। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। बच्चों को क्या लगता है कि ये जो डार्कर जो शेड है वो दोनों में से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, खाली हाईएस्ट के लिए, ओनली फॉर हाईएस्ट। बच्चों वहां पे आंसर कभी कभार लोएस्ट के लिए भी लिखकर आ जाता है, वैसा नहीं रहता है। तुम मैप देखो ना, ये वाला बताता हूं मैं तुमको, अमरावती वाला हाईएस्ट उसमें क्या, ये पूरे पिंक के शेड्स है ना, ये डब्बा देख लो, ये पूरे पिंक के शेड्स है। सबसे डार्कर शेड कौन सा है, सबसे ऊपर वाला। और वो किसको असाइंड है, वो जो डार्कर शेड है वो कौन सी वैल्यू है, 400 से ज्यादा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू को क्या दिया है हमने, सबसे डार्कर शेड दिया है। तो वो तुमको ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा डार्कर शेड होगा, वो डार्कर शेड किसको देते हैं हम लोग, हाईएस्ट वैल्यू को देते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू। और फिर वो लाइटर शेड किसको देंगे हम लोग, छोटे वैल्यू को, वेरी सिंपल। अब आइसोप्लेथ मेथड देखते हैं, व्हाट इज आइसोप्लेथ मेथड। नो, आइसो का पहले मीनिंग समझ के लेते हैं। तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, करेक्ट, आइसो मतलब सेम। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या सेम है, व्हाट इज द सेम, व्हाट एंड प्लेथ का मतलब तो तुमको इन्फॉर्मेशन बोला था, तो सेम इन्फॉर्मेशन के मैप्स। तो इसका ये एक जस्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड आइसोप्लेथ मैप क्या होता है। तो ये आइसोप्लेथ मैप का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये किस बारे में है, ये इंडिया का मैप है और ये प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज कैसे होता है वो दोनों बता रहा है, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज। अब इसमें क्या करते हैं, कोई कलर यूज नहीं करते, कोई डॉट यूज नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, जस्ट अ लाइन। और वो लाइन कैसे खींचने का, जैसे कि तुम ये देख लो, ये वाली मैं लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं, तुम देख सकते हो। ये लाइन का क्या मतलब है, लाइक उसको बहुत मजा आ रहा था और उसको जस्ट उसने इंडिया का लाइक मैप ले लिया और उसके ऊपर ये लाइन खींच दी और हमारे को प्रिंट करके दे दिया, ऐसा नहीं है वो। ये लाइन का स्पेसिफिक मीनिंग है। इसका क्या मतलब होता है कि ये लाइन जहां जहां से गुजर रही है इंडिया में से, जहां जहां से गुजर रही है वहां का प्रेशर सेम है। तुम देख सकते हो वैल्यू कितनी बोल रहा है वो प्रेशर की, 1019। तो ये इंडिया के जहां जहां से ये खींचेगा इस मैप के ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि ये जहां जहां से जा रही है लाइन, वहां के सभी रीजन्स का प्रेशर कितना है, 1019 है। तो ये मैप कई के लिए यूज करते हैं, सेम इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। मतलब सपोज कोई टेम्परेचर है, सपोज मान लो 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और इंडिया के मैप के ऊपर हमको बताना है कि कौन से रीजन्स 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसी लाइन खींचेंगे,
मतलब मान लो कि महाराष्ट्र केस में बताना है तो हम ये ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे और हम क्या बोलेंगे, ये हमारा आइसोप्लेथ मैप है। क्यों? क्योंकि हमने सेम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया है ना। सेम इंफॉर्मेशन क्या थी? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये लाइन जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां पे कितना टेम्परेचर है? 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो वेरी सिंपल, ये मैप क्या रहता है? सेम इंफॉर्मेशन बताते हैं और तुमको खाली क्या करना है? लाइन खींचनी है वो पर्टिकुलर रीजन से। आइसोप्लेथ मैप मतलब बेसिकली कौन सा रहता है तुम्हारा? कंटूर मैप्स होता है। लेकिन आइसोबार क्या है तुम्हारा? आइसोबार इज अ स्पेशलाइज्ड मैप। किसका? आइसोप्लेथ का। जो किसके लिए खाली बना है? प्रेशर के लिए बना है। ठीक है, सो वो तुमको ध्यान में रखना है कि आइसोबार मैप्स मतलब क्या? आइसोप्लेथ का ही टाइप है, लेकिन वो किसका मैप है एग्जैक्टली? प्रेशर के बारे में है। तो ऐसे बहुत सारे आइसोप्लेथ के मैप्स है कि जो अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं और उनको स्पेशल नाम है। जैसे कि ये तो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है इसलिए मैंने तुमको दिया। और एक मैप है जिसको बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म बोलते हैं उसको, आइसोथर्म। तो आइसोथर्म का मतलब होता है कि वो किस चीज के ऊपर का मैप है? सेम टेम्परेचर का। तो सेम टेम्परेचर का अगर मैप हो तो उसको आइसोथर्म बोलते हैं। बाद में सैलिनिटी के ऊपर भी एक मैप है, मतलब ओशन की जो सैलिनिटी होती है ना, पूरे वर्ल्ड का एक मैप होता है जिसके अंदर ओशंस का पूरा सैलिनिटी बताते हैं, उसका सॉल्ट कंटेंट, पानी में नमक कितना है। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का हम बता सकते हैं वर्ल्ड के मैप पे। तो उस मैप को क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइड मैप बोला जाता है, आइसोहेलाइड। अब इसका मतलब क्या होता है? सेम सॉल्ट कंटेंट हम बता रहे हैं, सेम सैलिनिटी का। तो वर्ड्स बेतुके हैं, वो खाली किसके टाइप्स हैं? आइसोप्लेथ के ही टाइप्स हैं, तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आइसोबार ये वर्ड ध्यान में रखो, बिकॉज ये हमारे टेक्स्ट बुक में है। अब आइसोप्लेथ मैथ मतलब क्या? यूज्ड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो ये मैप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि सपोज वो लाइन हम लोग क्यों खींच पाए थे? वो जो मैप की जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन हमने खींची, सपोज वो क्यों खींच पाए हम लोग? वो इसलिए खींच पाए क्योंकि वहां का सबका जो डेटा है वो सेम था, सबका प्रेशर सेम था, कंटिन्यूअस था ना। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या करते? अगर वो डेटा ही कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम लाइन ही नहीं खींच पाते। इसलिए ये मैप्स कब पॉसिबल है? जब डेटा कंटिन्यूअस हो। तो मतलब रीजन में वो जो जो तुम्हारा डेटा है वो सेम होना चाहिए एंड इट शुड चेंज ग्रेजुअली। वो तुम्हारे को ध्यान में रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चाहिए डेटा का? इट शुड बी कंटिन्यूअस। अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, इसको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ये मैप को ये तो प्रेशर का तुमको समझाया मैंने। ये हमारे टेक्स्ट बुक का मैप है, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का फिर से उन्होंने दिया। और किस बारे में दिया है? एवरेज एनुअल रेनफॉल, मतलब उस रीजन में एनुअल रेनफॉल कितनी होती है वो आइसो मैप्स के थ्रू बताया है। अब हमको कैसे पता ये आइसो मैप है? ये तो कलर के जैसा भी दिख रहा है, एक जैसा कलर वाला, कोरोप्लेथ की जैसा। लेकिन कोरोप्लेथ का अगर तुमको ध्यान में होगा मैप, उसमें लाइंस यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर लाइंस यूज किए हैं, तुम देखो ना ये वाली लाइन। तुमको वो ब्लू के ऊपर ब्लू लाइन निकाली इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई विल जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ये देखो, ये लाइन ही है ना। तो लाइन आ गए मतलब कौन सा मैप हो गया? आइसोप्लेथ। ठीक है, तो ये किस चीज का मैप है? आइसोप्लेथ का। तो मतलब ये लाइन जहां जहां से गुजरेगी वहां वहां पे क्या होगा? सेम रेनफॉल होगा। वेरी सिंपल। अब मेथड्स देख लेते हैं, स्टेप्स। पहला, इसका भी स्टेप वही है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करो। कैलकुलेशन के लिए लगते रहे, मतलब इसके फॉर्मूलेज है। अब एटलीस्ट जो 10वीं में गए हैं ना बच्चे एनटीसी के, मतलब जो 10th में है, उनको वो लेसन हुए वाला है सपोज स्टैटिस्टिक्स का, एक 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में। तो उनको पता है एटलीस्ट कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज सपोज कुछ जगह पे यूज करते हैं फॉर फॉर्मूलाज, फॉर मीन, फॉर एवरेज। तो इन द सेम वे ये पूरे मेथड जब तुम कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला जब लगता है इसका, तो इसके लिए उसके हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज लगते ही लगते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ये हमेशा का नाटक है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है इसका भी? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करो। फिर बाद में डिसाइड्स द डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज जो तुम निकालते हो ना, इससे पता चलता है कि लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब दो लाइन जब तुम खींचोगे तो उसके अंदर डिफरेंस कितना होगा, वो उस पे से निकालते हैं लोग कैलकुलेशन के वक्त।
अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है वो हमको सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो एक सेपरेट ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स की सेपरेट ब्रांच है। एक वहां पे उसमें डिग्रीज अवेलेबल है, जैसे कि बीएससी स्टैटिस्टिक्स या फिर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, वो एक सेपरेट डिग्रीज है। हमको उतना डिटेल में नहीं घुसना, वो हमको खाली इतना ही पता होना चाहिए, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज यूज करते हैं और उनका दोनों का डिफरेंस यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशंस, दैट्स इट। सेकंड पॉइंट क्या है, लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स, लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स, मतलब इसमें से पता चलता है ना वो इंटरवल क्या है, और वही इंटरवल से हम लोग क्या निकालते हैं, फिर लाइंस निकालना शुरू करते हैं। एंड लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय द लाइन, ये तो हमको पता है। लोग कौन सी लोकेशन, मतलब जो प्लेसेस हैं, सिटीज हैं, या फिर जो भी तुम रीजन ले रहे हो, रूरल रीजन है या फिर अर्बन है, जो भी प्लेसेस की तुम बात कर रहे हो, उसको हम लोग किससे ज्वाइन करते हैं, ये लाइन से ड्रॉ मतलब ज्वाइन करते हैं। और कौन से प्लेसेस को ज्वाइन करने का, जिनकी वैल्यू सेम होंगे। जैसे कि रेनफॉल का अगर ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, मान लो कि महाराष्ट्र का मैप बना रहे हैं हम लोग रेनफॉल का, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि सपोज परभनी, नांदेड़, औरंगाबाद, ये तीन रीजन्स में मान लो कि बारिश सेम होती है, मतलब सेम रेनफॉल होती नहीं है लेकिन मानो, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो तीनों रीजन्स को हम क्या करेंगे, एक ही लाइन से ज्वाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेम बारिश होती है ना, तो इसके लिए आइसोप्लेथ मैप में क्या बनाएंगे हम लोग, औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़, तीनों रीजन्स को क्या करेंगे हम लोग, एक ही लाइन से ज्वाइन करेंगे, वेरी सिंपल। तो वही ये बोल रहा है, लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय अ लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, if the lines are closer to each other then the change in the variable is steep, and if the lines are away from each other the change is gentle। ये समझ के लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, अगर लाइन क्लोज हो, एक दूसरे के क्लोज हो, तो जो वैल्यू का जो चेंज है वो क्या रहता है, स्टीप रहता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। एंड इफ द लाइंस आर अवे फ्रॉम ईच अदर देन इट इज जेंटल। ये मीनिंग समझ के लेते हैं क्या एग्जैक्टली तो देखो, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, कुछ लाइंस में सपोज सपोज गैप है, ये वाली एक लाइन ले लो और ये वाली एक ले लो, अच्छा खासा गैप है दोनों के बीच में, राइट। जो बीच में का जो गैप बोल रहे हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द टू, ठीक है, बहुत सारा गैप है इसके बीच में। लेकिन ये वाली लाइन देखो तुम, नीचे वाली, अरे यार कुछ ज्यादा ही खिंच गया हो, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये वाली लाइन देखो, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ज्यादा गैप ही नहीं है दोनों के बीच में। तो कुछ लाइंस के बीच में कैसा होगा, बहुत ज्यादा गैप होगा, और कुछ लाइंस के बीच में बहुत ही कम गैप होगा, करेक्ट। ये पहला डिफरेंस उनको समझ में आना चाहिए। अब मीनिंग क्या है, उन्होंने क्या बोला कि जब लाइन क्लोज होंगे तो कैसा होना चाहिए, चेंज जो है तुम्हारी इंफॉर्मेशन वो क्या होता है, स्टीप होता है। स्टीप मतलब बहुत ज्यादा चेंज होता है वैल्यूज के अंदर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, मतलब वो रीजन टू रीजन, मतलब एकदम से चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो कोई पर्सन इस रीजन से, हाँ, ये रीजन से पर्टिकुलरली, ओके जस्ट 1 मिनट, पता नहीं यार, इट्स क्रैशिंग, फिर से शुरू हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके चलो, फाइनली शुरू हो गया। आई डोंट नो, सम क्रैश हो गया था, शुरू करते हैं अपना। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज कि जो लाइंस होते हैं वो कुछ पास में होते हैं एंड कुछ दूर होते हैं, राइट। और जो पास में होते हैं वो बोल रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टीप इन्फॉर्मेशन रहती है वहां पे, वेरिएबल का जो चेंज है वो स्टीप होता है। मतलब स्टीप मतलब क्या, एकदम से चेंज हो जाता है, तो वो देख लेते हैं उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली exactly। तो ये दो लाइंस को कंसिडर करो, ये बहुत पास में है ना, दो लाइंस। तो अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, ये दो लाइंस पास में होने का मतलब क्या है, उसको समझ में आना चाहिए कि बाबा एकदम से प्रेशर चेंज मिलने वाला है उसको। मतलब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बहुत ही एकदम से बदलने वाला है, वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज एकदम फास्ट।
और यहाँ का मतलब क्या होता है, मान लो कि सपोज यहाँ से कोई पर्सन इधर आ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे जा रहा है। जब वो जा रहा है तो वो मैप देख लेता है सपोज ये, और उसको दिखता है कि बीच में बहुत सारा गैप है। तो जो प्रेशर का उसको डिफरेंस दिखेगा, मतलब जब वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है यहाँ पे, तो प्रेशर बहुत स्लोली चेंज होगा, बहुत ही हल्लू 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 स्लोली चेंज होगा। इसका मतलब क्या होता है कि दो लाइंस अगर क्लोज हो तो एकदम से वो वैल्यू चेंज होती है, लेकिन अगर जो डिफरेंस है दो लाइंस में, वो गैप अगर ज्यादा हो, तो फिर क्या हो जाता है, वो वैल्यू स्लोली स्लोली चेंज होती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, कि व्हेन द लाइंस आर क्लोज, वेरिएबल चेंज जो है वो कैसा होता है, स्टीप होता है। एंड जब लाइंस अवे फ्रॉम ईच अदर हो तो वो डिफरेंस कैसा रहता है, जेंटल रहता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इट्स वन ऑफ दी व्हाट आई कैन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो अच्छे से करो इसको। नाउ लास्ट इज कि वी गेट एन आइडिया, मतलब ये कोरोप्लेथ मेथड का एग्जैक्टली कंक्लूजन क्या है, वी गेट एन आइडिया ऑफ द नेचुरल ट्रेंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोप्लेथ नहीं, ये आइसोप्लेथ का ही है, वो वर्ड में चेंज करना भूल गया, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे क्या है, आइसो मेथड ही है, आइसोप्लेथ। तो उसका मेन क्या है कंक्लूजन, और एक we get an idea of the natural trend of the distribution of the variable with the help of this map। तो नेचुरल ट्रेंड कैसे पता चलता है, नेचुरल ट्रेंड मतलब क्या, तो देखो ये जो मैप है इसको देख के हमको क्या पता चलता है कि किधर ज्यादा है किधर कम है, कौन से एरिया में कहां पर गए तो एकदम से चेंज होगा कि स्लोली चेंज होगा। ये सभी वैल्यूज हमको क्या पता चलता है, ये मैप को देख के ही पता चलता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स बोलते हैं। मतलब ट्रेंड भी हमको समझ में आता है कि कहां से कहां पे रीजन में ज्यादा है कि कम है। वो ट्रेंड हमको किस चीज पे समझ में आता है, आइसोप्लेथ के मैप पे से समझ में आता है। तो वेरी सिंपल पॉइंट कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस मैप इज द ट्रेंड्स व्हिच आर चेंजिंग। ठीक है, तो ट्रेंड जो होता है नेचुरल ट्रेंड, वो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल का वो कैसे है वो भी हमको समझ में आ जाता है। अब लास्ट वाला जो तुमको मैं बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के अंदर, दैट्स अबाउट द मैप सिस्टम। ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक का जो लेसन है हमारा, मतलब जो स्टेट बोर्ड के लेसन में जो दिया हुआ है, उसके अंदर ना बहुत सारे मैप्स दिए हुए हैं और उसके साइड में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे कि हमने वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था कि अमरावती का मैप देख रहे थे और हमने पूछा था, वो क्वेश्चन पूछता साइड में कि 1 लाख पॉपुलेशन किसकी है वो बताओ, तो हमने जो उसका आंसर दे लिया मैप को देख के। वैसे ही बहुत सारे, मतलब अराउंड ना 6-7 मैप दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, हमारे जो टेक्स्ट बुक है। तो उसके अंदर वो मैप और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। जैसे कि मैं तुमको एक जस्ट एक सैंपल बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुम देख सकते हो, ये किसका मैप है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का। ये हमारे टेक्स्ट बुक में से ही है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने क्या किया है, लेसन के अंदर ही एक मैप दिया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। ठीक है, तो ये पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, खाली इंफॉर्मेशन सपोज देख के तुम सॉल्व खुद कर सकते हो। तो ये काम तुमको करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है थियरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए, तो वो तो तुमको मैंने अच्छे से पढ़ा है, सबने अगर 100% ध्यान से अगर सुना है, उनको फिर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ एंड तुम्हारा डॉट मेथड वाला। अब खाली पार्ट क्या बचता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैप बेस्ड आता है। वो क्या करते हैं, इस किस्म का मैप देते हैं ये वाले टाइप्स में, और उसके ऊपर फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल होता है, खाली पढ़ के आंसर देना पड़ता है। तो ये हम लोग सीखने नहीं वाले, तुमको क्या करना है, आज के या फिर कल के दिन में, टुडे या फिर टुमारो, जितने भी मैप्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, वो अच्छे से देख लो और उसके साइड के जो आंसर्स है वो देने की कोशिश करो। मतलब खुद का ही सॉल्व करो, डोंट नीड टू सेंड इट टू मी, लेकिन उसके सभी क्वेश्चंस एक बार कर डालो। फिर कैसा हो जाएगा तुमको, फिर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो वो हार्ड नहीं जाएगा, इट वुड बी वेरी मच सिंपल। तो ये काम प्लीज कर लो, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। तुमको वो मैप्स और उसके साइड वाले क्वेश्चंस, ये तुमको खुद से आज के या फिर कल के दिन में वो सॉल्व करना पड़ेगा। इतना सिंपल चीज मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, यू हैव टू डू इट। और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो ऑलवेज आस्क, लेकिन उसमें कंफ्यूजन जैसा मुझे नहीं लगता कुछ है। ठीक है, वेरी सिंपल, सिंपल फंडे कर लो, 1 मार्क का इज्जत बचाओ, ठीक है, एनटीसी के लिए टोटल 40 में से 40 के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा पांचटगिरी भी करनी पड़ेगी कि कोई मैप के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो एक्चुअली कैसा है, वो 5th 6th वाले बच्चे जो करते हैं ना मैप के ऊपर के क्वेश्चंस, वो उनके लिए एक्चुअली ये, लेकिन हमारे को 9th में तो क्या करना करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क मत लो, वो कंप्लीट करो। एंड ये हमारा टॉपिक का एक्चुअली एंड है।